नमस्कार, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हैं खास शो हमारा आज कि कोरोना से कैसे लड़ना है। जाहिर तौर पे किसी ने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि सेकंड लेयर जो कोरोना का वेव आना था वो इतना खतरनाक होगा, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि आप कैसे सुरक्षित रह पाए। ये न्यूज 11 का दायित्व भी है, क्योंकि हम बॉम्बे से बैठ के, दिल्ली से बैठ के चैनल नहीं चलाते हैं। आपके दुख सुख पे हम खड़े रहते हैं और आपके एक ढाल के रूप में न्यूज 11 आपके साथ मौजूद है। जाहिर तौर पे आज हम विधवा विलाप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं इस पे आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि आप जब भी फेसबुक, व्हाट्सएप एंड तमाम चैनलों को देखते हैं, जाहिर तौर पे आपके अंदर एक डर समाहित हो चुका होगा। हमारे साथ आज हम एनआरए ऑफिस से उठकर एनआरएचएम आ चुके हैं। एनआरएचएम जहां से टोटल कंट्रोल किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव से हमारी बात हुई, मुख्य सचिव से लगातार हमारी बात हुई। आपके साथ ये जाहिर तौर पे ये एक शिकायत आ रही है कि जो निजी अस्पताल है पहले वो बेड देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम लोगों की मेहनत से कुछ ना कुछ सफल इंतजाम हो पा रहा है और आगे भी होना चाहिए। हमारे साथ एनआरएचएम में एक पूरी पैनल है, आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो कि कोरोना में आपके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर युद्ध करने के लिए तैयार है। और एनआरएचएम के डायरेक्टर हैं हमारे साथ, आईएएस अफसर हैं रविशंकर शुक्ला जी। मैं सीधे रविशंकर शुक्ला जी के पास चलूंगा। शुक्ला जी थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं क्योंकि मास्क हमने नहीं पहना है। आप ये बताइए क्या तैयारी है हमारे पास, और क्या जो जनता इतनी हैबॉक कर गई है, इतनी डर गई है, उसे हम थोड़ा सा राहत तो दे सके। काफ़ी हद तक कुछ साइकोलॉजिकल पैनिक की सिचुएशन जब केसेस का नंबर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में होना अवश्यंभावी है, परंतु स्थिति अपेक्षाकृत जब हम कंपेयर करें इसे समतुल्य अन्य राज्यों से तो अपेक्षाकृत नियंत्रण में है। और धीरे धीरे जैसे ही टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस की संख्या हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ससमय, तो जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से हम लोग नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने हैं उनको करने की आवश्यकता है। हम कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तो हमें किसी भी प्रकार से कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रविशंकर जी, हम लोग लगातार चीफ सेक्रेटरी से ये शिकायत करते रहे हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ के जो बेसरकारी अस्पताल है जो कि इसको अवसर में बदलना चाहता है, क्या आप लोग कुछ नकेल लगा पाए? उन्होंने 50% बेड तो हमारे कहने पर या न्यूज 11 के दबाव में, या सरकार खुद भी सोची होगी कि वे नहीं, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसके बाद और क्या नकेल कस रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जो अधिक से अधिक बेड है उसको कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करना और प्रायोरिटी देना, और इस क्रम में ये भी सुनिश्चित करना कि जो अदर इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और जिला प्रशासन के सहयोग से इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न स्तर पर जो इंसिडेंट कमांडर हैं उनके माध्यम से निजी अस्पतालों का निरीक्षण करवाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, जिससे कि जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट हो सके और किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति ना हो। इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग बहुत शीघ्र जो हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता है और जो उसकी ऑक्यूपेंसी है उसका भी डिटेल अवेलेबल कराने जा रहे हैं। और अभी भी बेड की उपलब्धता उतनी बड़ी समस्या नहीं है। आने वाले समय में और हॉस्पिटल्स और सभी हॉस्पिटल्स को कोविड सर्विसेज देने के लिए जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे रिम्स और सदर अस्पताल और इसी प्रकार से अन्य मेडिकल कॉलेजेस और सदर अस्पताल हैं वहाँ पर बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो नॉर्मल बेड्स हैं उनको ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किया जा रहा है और हर चीज़ काफ़ी डायनेमिक वे में हो रहा है। जो रिसोर्सेज हैं उनका जहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं है वहाँ से इमीडिएट रीअलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ताकि आवश्यक सुविधा जो भी ज़रूरतमंद हमारे मरीज हैं उन तक समय से पहुँचाई जा सके। इसके लिए त्वरित गति से क्रय भी किया जा रहा है और नीतिगत निर्णय भी लिए जा रहे हैं। और ये पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को न केवल पर्याप्त संख्या में आवश्यक कैटेगरी के बेड मिले,
बल्कि आने वाले समय के लिए भी समुचित इंतजाम रहे और पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। शुक्ला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए कि हम देखते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो कहीं से पैरवी लगा के, कहीं से भी वो किसी तरह से इंतजाम करके वो कोविड का एसिम्प्टोमेटिक भले क्यों ना हो, वो अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं और एसी के नीचे बैठ के व्हाट्सएप खेलते रहते हैं। क्या इन मरीजों के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं कि इनको जल्दी जल्द यहाँ से हटाया जाए? इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में यहीं आईपीएच सभागार में सभी निजी अस्पताल के संचालकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा और हमारे विभागीय सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इस प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए और इसके अनुवीक्षण की भी जिम्मेदारी संबंधित इंसिडेंट कमांडर को दी गई है। और विशेष करके सभी जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे हम आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेल्फ कोर्स करेक्शन भी इस पूरे प्रक्रिया में होना चाहिए, ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस उनको सुविधा और सहायता उपलब्ध हो सके। ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रयास हम सभी लोगों के स्तर पर अपेक्षित है और हमें उम्मीद है कि इसमें सभी लोगों का सम्यक सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर देवेश के नाम आपने सुना होगा। हमेशा डॉक्टर देवेश एक गॉड के रूप में सामने आते हैं जब भी कोविड पेशेंट हो। आपको याद होगा जो पहला पेशेंट था तो वो डॉक्टर देवेश ने ही उनको अस्पताल में दाखिल करवाया था। और भी डॉक्टर देवेश, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 में। जिस तरह से आप लड़ रहे हैं कोविड से, ये दूसरा लहर, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जैसा कि आप जैसे एक साल में ये कोरोना का जो लहर था और फरवरी और मिड ऑफ मार्च तक इसका डाउनवर्ड ट्रेंड रहा था और मार्च के बाद फिर से एक अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है। मतलब कभी सोचा भी नहीं गया था कि हम 1.5 लाख से क्रॉस भी कर जाएंगे देश में। और अपने झारखंड में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, 1,500 केसेस हम रांची में देखने को मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये अनप्रेसिडेंटेड राइज है और अनडाउटेडली इससे हेल्थ सिस्टम पे एकाएक बहुत प्रेशर पड़ गया। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सिस्टम और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके प्रयास से प्रोबेबली हम लोग इसको जितना हो सके उसको कंटेन भी कर सकेंगे और इससे लड़ भी सकेंगे। देवेश जी, आज सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप 24 घंटे आप कोविड पेशेंट के साथ रहते हैं। एक तरह से आप कोविड को स्ट्रेन को बहुत भली भांति जान गए हैं। कई बार आपको हम लोगों ने स्टूडियो भी बुलाया है। आप ये बताइए, पब्लिक अपने घर में करे तो क्या करे? पैनिक करना कितना उचित है, पैनिक करना कितना अनुचित है? कि क्या बार बार एक ही चीज़ का चर्चा होने से मानसिक दबाव भी बढ़ता है? क्या है पूरा मुद्दा, आप समझाइए। बिल्कुल, ये जिस तरह की राइज है उसको देखते हुए लोगों में पैनिक होना स्वाभाविक है। और बट ये हमको समझना होगा कि जितना जल्दी ये राइज हो रहा है उतना जल्दी ये घटेगा भी। और हो सकता है कि आने वाले 1.5-2 महीने में ये कंट्रोल हो जाना चाहिए और फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाना चाहिए। बट वो 1.5 महीने क्या करना चाहिए हर इंडिविजुअल को? ये वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। जो हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है, जो स्ट्रेन आई है, वो जिसकी ट्रांसमिशन है, इन्फेक्टिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो हर कोई में डिजीज़ करे ये ज़रूरी नहीं है। हम ये मान के अपने आप को सब कोई चले कि हम पॉजिटिव हैं। यदि हम अपने घर वालों को चाहते हैं कि कम से कम संक्रमण हो, तो अपने घर वालों को अगले 1.5-2 महीने तक ये कोशिश करें कि सब कोई पॉजिटिव है एंड देन यू स्टे अवे फ्रॉम देम। और उसको कंसिडर करते हुए कि भाई हम हो सकता है कि हम किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए होंगे और कुछ वायरसेस हमारे अंदर में चले गए होंगे जिससे हो सकता है रेप्लिकेशन हो रहा हो। तो हर कोई को मेरा अपना मानना है कि द ओनली रेमेडी फॉर दिस इज़, यदि प्रिवेंशन आप मास्क लगाए हुए हैं, स्टिल यदि कुछ वायरसेस आपके नाज़ोफेरिंग्स के यहाँ पे गया हुआ है, तो आप अपने घर पे जाने के बाद गार्गलिंग नमक पानी से, या फिर बेटाडीन की ज़रूरत नहीं है अभी, नमक पानी से गार्गलिंग करें, स्टीम लें, ताकि जो हल्के फुल्के भी वायरस हों वो दब जाएं। और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूध और हल्दी पिएं। हल्दी इस्टेब्लिश्ड एविडेंसेस हैं कि वो एंटी माइक्रोबाइसाइडल है,
एंटी मतलब माइक्रोबियल है और दूध आपको इम्यूनिटी देगा। तो ये कंटिन्यू कीजिए नॉर्मल जो आप चलिए धन्यवाद धन्यवाद आपके। आप रुकेंगे, मैं शुक्ला साहब के पास फिर जाना चाहता हूँ। शुक्ला साहब थोड़ा इधर आया, अगर आप ये बताइए कि जिस तरह से 2-3 वाकयात देखने को मिला है, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग जा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यहाँ तक अफवाह उड़ाया गया कि पूरे राज्य में कहीं ऑक्सीजन नहीं है। आप ये बताइए क्या है ये वस्तु स्थिति? ये पूरी तरह से गलत बात है और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि झारखंड ऐसे भी एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से एक सरप्लस ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। इनफैक्ट और कई सारे राज्य हैं जो कि इस राज्य की ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है। ऐसे में विशेष करके कि किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम शॉर्टेज की स्थिति ना हो, उसको भी नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उस ऑक्सीजन टास्क फोर्स का ये प्रमुख दायित्व निर्धारित किया गया है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट का रेगुलर बेसिस पर स्टॉक लेते हुए और सभी जगहों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इनफैक्ट कुछ जगहों से जो ये अफवाहें ऑक्सीजन की अनुपलब्धता की या सिलेंडर की अनुपलब्धता की बताई जाती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राज्य में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी एक टीम प्लेस में है जो कि पूरी तरह से इसी काम को डेडिकेटेड वे में देख रही है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे मैं डायरेक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। लोग हमेशा चैनल में फ़ोन करके कहते हैं कि रेमडेसिविर का जो है, रेमडेसिविर जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कुछ नामी ग्रामी अस्पतालों को दे दिया जा रहा है। क्या ये बात सही है? रेमडेसिविर ड्रग की जो सप्लाई है वो इस समय डायरेक्टर ड्रग्स के नियंत्रण में की जा रही है और इसको पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया है। जिन अस्पतालों में जिस संख्या में मरीज भर्ती हैं उसके समानुपातिक रूप में सभी अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कुछ जगहों पर ये संभव है कि आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई होने में कठिनाई हो रही हो, क्योंकि हमारी आपूर्ति ही काफ़ी लिमिटेड है। कतिपय राज्यों के द्वारा इसके अन्य राज्यों में भेजे जाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के दृष्टिकोण से, इससे ये शॉर्टेज हुआ है। लेकिन इस परिस्थिति में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और मरीजों के अनुपात के हिसाब से सभी अस्पतालों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो रिम्स हो या फिर सदर अस्पताल या फिर विभिन्न मेडिकल कॉलेज हैं हमारे जो सरकारी, उनको भी रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज कम होगी, क्योंकि पहले जो इसका निर्यात होता था उस पर भी भारत सरकार के द्वारा रोक लगाया गया। नहीं, आज तो भारत सरकार ने ये कह दिया है, ये उनकी जो कंपनी है, जो वो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने साफ कर दिया कि मैं 3500 रुपये कम भी लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी करूंगा। जी, तो उससे आने वाले समय में इसकी उपलब्धता और बेहतर होनी चाहिए और इसको लेकर के भी किसी भी प्रकार के चिंता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आप झारखंड के लोग जो अभी पूरी झारखंड कहेंगे हम, चाहे वो धनबाद देख लें, चाहे वो गुमला देख लें, सिमडेगा देख लें, जमशेदपुर देख लेंगे, जहां आप खुद उपायुक्त रहे हैं जमशेदपुर का, क्या लगता है कि क्या आपको ऐसा आपने कर दिखाया है या आप लोग करने के लिए सक्षम है या आप कर रहे हैं, प्रयासरत है? जैसे कि आज हमारे मुख्य सचिव से, हमारे आपके स्वास्थ्य सचिव से, आपके मंत्री से हमारी बात हो रही थी, तो आप ये बताइए और क्या कर सकते हैं जिससे कि ये पैनिक की स्थिति खत्म हो, लोग मरे ना, लोग बचे, किसी तरह हम लोग उसको जिंदा रख पाए? हम सभी लोगों की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमारे सामूहिक प्रयासों और सामूहिक विश्वास में है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करें। किसी भी प्रकार से पैनिक की स्थिति में ना आएँ, अफवाहों पे ध्यान ना दें। किसी भी संदेह की स्थिति में जिला प्रशासन से नज़दीकी जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनसे स्थिति अवश्य स्पष्ट करें, चाहे वो हमारे विभिन्न मीडिया ग्रुप में रहने वाले हमारे प्रतिनिधि हों या जो हमारे आम नागरिक हैं। और साथ ही साथ ये देखें कि इस संकट की घड़ी में हम किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को बिना अपने आप को एक्सपोज किए हुए, बिना अपने आप को खतरे में डाले हुए हम उनकी सहायता कर सकते हैं एक सहृदय भाव से, जो कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ डॉक्टर्स के लिए भी आप लोग कुछ गाइडलाइंस जारी आप लोगों ने किया है क्या? क्योंकि डॉक्टर्स अभी
लोगों का ये शिकायत है कि डॉक्टर्स दिखते नहीं हैं। आज मैंने फेसबुक में या व्हाट्सएप में देख रहा था कि कुछ सदर अस्पताल का पानी नहीं चल रहा है, वो उसके बाथरूम्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने नहीं आते हैं। लोग बना बना के वीडियो भेजते हैं, क्योंकि लोग करें तो क्या करें। इसके संबंध में सभी जगहों पर जहां कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है और विशेष करके जहां पर हमारे वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्टेड या फिर O2 बेड्स हैं, वहां पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है और एक फीडबैक मैकेनिज्म भी इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स के असेसमेंट के थ्रू किया जा रहा है। वो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी हाल में सदर अस्पताल का उन्होंने स्वयं दौरा किया, पीपी किट पहन करके उन्होंने खुद जाकर की व्यवस्था को देखी और अगर कतिपय खामियां व्यवस्था में रहती भी हैं तो उनमें हमेशा सुधार की गुंजाइश है और वो सुधार करने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं, उसके लिए प्रयास जारी है। चलिए, WHO के लोगों को भी आपने बुलाया है, मैं WHO से भी एक बार बात कर लेता हूं कि WHO क्या कहती है, WHO क्या कर रहा है। आप एक बात बताइए, क्योंकि यह भयानक महामारी ना आपने देखा होगा ना हम लोगों ने कभी देखा है। कभी ऐसा सिचुएशन तो देखा नहीं कि कैमरे के सामने आदमी तड़प कर जान दे रहा हो या कोलैप्स कर जा रहा हो। बिल्कुल। क्या WHO क्या कर रही है? नहीं, WHO भी जो भी कंट्री है उसके साथ कोलैबोरेट होके ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप सुने कि कुछ वायरस, अलग टाइप का एक वायरस आया, तो उसके बारे में स्टडी करना और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब अगर आपको कोई वायरस चेंज हो रहा है तो कितना इन्फेक्टिव होगा, क्या वो हमारे जांच में पकड़ आएगा कि नहीं, क्या वो ज़्यादा फैलेगा, ताकि हम लोग उसके बारे में डिटेल में सारे कंट्री को इस बारे में अवगत करा सकें। तो वो एक है। अच्छा, ये WHO ये आज लगातार ये कह रही है कि ये तो सेकंड वेव है, ऐसे कई लहरें आने वाली है, संभावित है। क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये नया है वायरस, तो ऐसा हो सकता है कि तीसरा वेव भी आ जाए, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसे आएगा और कितना बड़ा होगा, कितना भयावह होगा, वो हम लोग उसके बारे में अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जो स्ट्रेन पकड़ में आई है झारखंड में, जो उड़ीसा से जांच होकर आई थी 50 सैंपल में, जो कि हम लोगों ने चैनल में भी दिखाया, यूके स्ट्रेन है, इसको कितना खतरनाक मानेंगे हम? खतरनाक इन द सेंस अगर देखा जाए तो इन्फेक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, लेकिन जो हम लोगों का वैक्सीन है, जो भी 2 वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों वैक्सीन इसके खिलाफ इफेक्टिव है। हाँ, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए मेरा भी रिक्वेस्ट पब्लिक से वही है, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, ऑफिसेज में AC यूज़ ना करें, विंडो ओपन करें, और अगर आपको कहीं भी डाउट है कि आपका कुछ कांटेक्ट हुआ है तो अपने आप को आइसोलेट करें और जांच कराने का कोशिश करें कि मेरे जांच हो जाए। तो ये जो बेसिक चीज़ है वो उसके अनुरूप अगर हम लोग चलते हैं, जैसे मास्क पहनना, अगर उसको मास्क को हम लोग ठीक ढंग से नहीं पहन रहे हैं तो फिर हम लोग हमेशा कठिनाई में आएंगे। और ये ऑब्जर्वेशन है कि जो भी अच्छे मास्क अगर हम अच्छे से पहनते हैं तो इन्फेक्टिव होना बहुत मुश्किल, इन्फेक्टिव तो मैं नहीं होऊंगा जल्दी। चलिए, अभी तो मैं मास्क खोला हुआ हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। देवेश जी आप आइए, इस तरह का वेरिएंट से बचने का उपाय बताइए और क्या किस तरह का ये इफेक्ट कर रहा है लोगों में? देखिए, मैं पहले भी बताया कि वो जो हम वुहान वायरस के अगेंस्ट में जब पैंडेमिक था उसी का वेव है, ठीक है, वेरिएंट का ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है तो एकदम से अनप्रेसिडेंटेड राइज है केसेस में। बट हमको स्टिक करना है बेसिक्स पे ही, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। जितना आप करेंगे उतना अच्छा है। बाकी घरेलू में आप क्या कर सकते हैं अपने आप को, तो मैंने बताया कि आप नहीं, ये स्ट्रेन जो किसी के अंदर जब प्रवेश कर रहा है तो किस तरह का उसमें भाव आ रहा है, किस तरह से उसको जख्मी कर रहा है या किस तरह से उसको एक तरह से इन्फेक्टेड कर रहा है? ओके, तो ये नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं हमारे नाक के थ्रू ही जाते हैं, ये नाक के थ्रू जा रहा है और ये डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसे यदि नाक के थ्रू यदि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो फिर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कॉमन कोल्ड टाइप का, रनिंग नोज हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, कॉफ हो सकता है। और यदि ये एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो हमको डायरिया देखने को भी मिल रहा है।
ये ब्लड में यदि सर्कुलेट हो रहा है तो हमें बॉडी एक वगैरह भी देखने को मिल रहा है, हमारा फीवर भी हो रहा है। तो ये इस तरह के जो कुछ लक्षण हैं जो अभी इस वायरस में देखने को मिल रहे हैं, और एक लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो भी साथ में। तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो और जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हों, मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो जरूर अपने नज़दीकी जहां पर जांच। ये जो कोविडशील्ड या कोवैक्सीन आया है, ये कोविडशील्ड और कोवैक्सीन को क्या ये लड़ाई में सक्षम है? अभी तक एविडेंसेस कहती है कि हो सकता है कि ये सक्षम हो, लेकिन जो हमारा डबल म्यूटेंट वायरस है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद नहीं, बट इस पे अभी रिसर्च चल रही है। अभी ये कुछ दावे के साथ आज झारखंड में भी डबल म्यूटेंट मिला है, मालूम है, और डबल म्यूटेंट भी उसी तरह की ट्रांसमिसिबिलिटी है जैसी कि यूके स्ट्रेन की है, ब्राज़ील स्ट्रेन की है या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की है। तो ये जो स्ट्रेन्स हैं इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। वायलेंस भी ब्राज़ील और जापानीज़ वालों ने भी खोजा था, तो ये ब्राज़ीली स्ट्रेन था, सेम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग थी। तो ये सब सारे की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। जो डिजीज़ सिवियरिटी है वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील वालों की है, और जो डबल म्यूटेंट है बेसिकली उसमें क्या है कि ये कहा जा रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा जो अभी करंट वैक्सीन्स हैं शायद ना रोक पाए, बट अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें सिवियरिटी कम है। चलिए, सिवियरिटी कम है। फिर शुक्ला साहब के पास चलता हूँ। शुक्ला साहब, आप हमें ये बताइए कि लोगों के अंदर कोविडशील्ड के बजाय कोवैक्सीन का क्रेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ अस्पतालों में, कुछ सरकारी गैर सरकारी नर्सिंग होम्स में भी लोगों को बुला के टीकाकरण कर दिया जा रहा है, चाहे वो 45 साल का हो या 45 साल के नीचे का हो। इस पे आप लोगों को दृष्टि है या है तो किस तरह से है? मैं दोनों चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। पहला तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में वैक्सीनेशन इस राज्य में किया जा रहा है, और जो गाइडलाइंस हैं उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों हमारे लिए इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वैक्सीन लेना ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति वैक्सीन ले करके घर में जा रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि मैं अपने परिवार के बुजुर्ग जो सदस्य हैं उनके साथ उसी तरह से फ्रीली मिल सकता हूं और बाहर कोविड समुचित व्यवहार नहीं करूंगा, मास्क निकाल करके घूमूंगा तो मैं इन्फेक्शन लेकर के अपने घर नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन रोकने के लिए कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि वैक्सीनेशन का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि हम कोविड की वजह से जो फैटेलिटी है, जो मॉर्टेलिटी है, उसको समाप्त कर सकें, और अब तक के जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उसमें ये लगभग 100% फैटेलिटी और मॉर्टेलिटी को रोकने में तैयार है। शुक्ला साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है आपसे कि देखिए, आप ये भी मानते होंगे, मेरे बात से असहमत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रांची के जो भी प्राइवेट, रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, जहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड का इलाज कर रहा है वो टकसाल बन चुका है। वो उसको पैसा चाहिए, और अफसर को किस तरह से तब्दील किया जाए उन लोगों से सीखना चाहिए, चाहे भी विदेश के लोगों को भी सीखना चाहिए, जहाँ पर हेल्थ को एक पैरामीटर माना गया है कि भाई ये डॉक्टर भगवान होते हैं। कि लेकिन जिस तरह के डॉक्टरों से, जिस तरह से अस्पतालों से हमारी सामना और झारखंड के जनता का सामना हो रही है, वो तो एक तरह से जमराज भी है और लूट तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरह से एक एक व्यक्ति वहां भर्ती हो रहा है तो जब निकल के आ रहे हैं तो उसका 10 लाख से 8 लाख का बिल हो रहा है। और सबसे मजेदार खेल है, जो इंश्योरेंस के कार्ड होते हैं वो पूरा स्वाइप हो जा रहा है। तो ये क्या है, इसको कैसे रोकेंगे? राज्य सरकार इस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से तत्पर है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है पेशेंट का, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या अन्य किसी भी प्रकार से, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। इनफैक्ट इसको लेकर के काफ़ी सक्रियता के साथ पिछले वर्ष ही सभी निजी अस्पतालों में जो चिकित्सा का दर है अलग अलग कैटेगरीज में वो निर्धारित किया गया था, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी जिला में जो संबंधित पदाधिकारी हैं। शुक्ला जी, एक सवाल करूँगा मैं, बुरा नहीं लगे आपको, कुछ IAS अफसर हो कभी हॉस्पिटल है, क्या उस पर लगाम लगाएंगे आप लोग?
जैसे भी किसी भी संबंध में कोई शिकायत पाई जाती है, तो जहाँ पर भी शिकायत है वहाँ पर उसके संबंध में समुचित कार्रवाई की जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं किया है। क्योंकि इससे पहले जो मेरा सवाल था, रेमडेसिविर शिविर पल्स अस्पताल को सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। ये आप बैठेंगे जब इत्मीनान से, आप जो देने वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे, वो डर से दे रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? मैं जानता हूं आप मुख्य सचिव और जो आपके स्वास्थ्य सचिव हैं, तीनों लोग सहृदय पूरे दिलो जान से कोविड को रोकने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन टकसाल को भी रोकना होगा। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को किसी भी तरह से फेवर किया जा रहा है रेमडेसिविर देने में। मरीजों की संख्या के आधार पर रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिन अस्पतालों में ज़्यादा कोविड-19 के मरीज भर्ती होंगे वहाँ अवश्य संभावित तौर पर वहाँ पर रेमडेसिविर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर के भी कि ये एक आपदा का समय है जिसमें हम सभी लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकारी और निजी संस्थान जब तक मिल करके कंधे से कंधा मिलाते हुए और एक अच्छे सहयोग की भावना से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब हम इस संकट से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए ये काफ़ी आवश्यक है कि हम सभी लोगों को ऑन बोर्ड रखते हुए इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। डायरेक्टर साहब, और एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि दवाइयाँ जो सरकार की तरफ से उपलब्ध है, वो क्या कौन कौन सी दवाई है? लोग अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे हैं कि ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। क्या ये सही है? नहीं, मैं चूंकि इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। हमारे साथ डॉक्टर कर्ण है जो हाँ, डॉक्टर साहब प्लीज आए, आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर कर्ण साहब आप आए, आप आए। क्योंकि कर्ण साहब ये बताइए आप कि हम जब भी फेसबुक और व्हाट्सएप एंड ग्रुप खोल रहे हैं तो मुझे तरह तरह की सलाहें मिल रहा है कि भाई ये दवाई खाइए, 12 बजे ये दवाई खाइए, 3 बजे ये दवाई खाइए, 5 बजे ये खवाइए, और रात को सोते समय ये खा के सो जाइए, सुबह भगवान जाने क्या होगा। क्या ये सही है? नहीं, इसका ऐसा है कि जो भी कोविड संक्रमित मामला है या मरीज है, उनका इलाज या तो एसिम्प्टोमेटिक वाले हैं तो उनका होम आइसोलेशन में हम लोग रहने के लिए उनको बोले हैं, और स्वास्थ्य सचिव के महोदय की तरफ से एक चिट्ठी भी हम लोगों ने जारी किया है, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि औषधि किट के अलावा अन्य किट की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो, और उस औषधि किट में दवाई का नाम भी बजाते लिखा हुआ है। तो इसीलिए फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइन जारी भी किया गया है, जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है उनके लिए कौन कौन सी दवाई है? उनके लिए बेसिकली जो है उनको डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वाली एंटीबायोटिक्स लेनी है, और एजिथ्रोमाइसिन, यदि उनको खांसी की शिकायत है, 3-4 दिन से खांसी है, तो उनको एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वाली देनी है। देन 2 एंटीबायोटिक, और यदि बुखार रहती है तो हम लोग पैरासीटामोल देते हैं या डोलो 650। तो ये क्लियर कट उस पर लिखा हुआ है औषधि किट में इतनी, और जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और विटामिन सी जो है जो कोलेजन फाइबर को बढ़ाता है, तो उसकी भी उपलब्धता औषधि किट में देने का प्रोविजन है। और उसके अलावा यदि एसिम्प्टोमेटिक वाले जो 45 प्लस या कोमॉर्बिड वाले हैं, उनको होम आइसोलेशन में रखना भी नहीं है, उसको भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और पुनः होम आइसोलेशन का चिट्ठी निर्गत करेंगे। तो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से एक सैनिटाइजर और 10 ठो मास्क और 100 ml वाला एक सैनिटाइजर का बोतल और 10 ठो मास्क, ये भी प्रोविजन उसमें है कि उनको उपलब्ध करानी है निःशुल्क, और हम लोग दिए भी हैं। पिछले बार भी फर्स्ट वेव में भी हम लोगों ने रिम्स में बजाते ये पाउच में पॉलिथीन में बहुत छोटा जीपर। हमें ये समझ में नहीं आता है, लोग प्राइवेट अस्पताल पे क्यों जाते हैं, रिम्स में क्यों नहीं जाना चाहते, जबकि मैं जानता हूं कि रिम्स में बेहतर इलाज होती है, बेहतर व्यवस्था है। झारखंड सरकार ने बेहतर व्यवस्था किया है, 50 और आपको अभी मिले हैं वेंटिलेटर। क्यों नहीं जाते हैं लोग को? क्या कहेंगे आप? आज ये कह सकते हैं ना हमारे चैनल के माध्यम से कि आप आए रिम्स में हम इलाज करेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, रिम्स हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इवन हो, डॉक्टर के क्रेडिबिलिटी के ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं उठता। नहीं, आप तो ये नहीं पहनते हैं ना तमाम, आप लोग को जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम वो शोशाबाजी नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में देखिए बेड्स की अवेलेबिलिटी है, पहले लोग रिम्स प्रीफर करते हैं। अब जिनकी पेइंग कैपेसिटी यदि अच्छी है मान लीजिए, तो ऑब्वियसली कि वो जाना चाहेंगे वहाँ पे कि अंडर वन रूफ जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो जो अफोर्डेबल है वो भी आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, मैं खुद भी अपने घर में देखा हूँ, यदि मुझे जरूरत पड़ती है मैं रिम्स जाता हूँ।
तो दोनों जगह डॉक्टर्स हैं। अफोर्डेबिलिटी, अब जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो चाहते हैं कि हम नहीं प्राइवेट में चले जाएं, मेरे लिए स्पेशल एक नर्सिंग केयर हो, नर्स हो, एसी वाला। अब तो बंद हो गया सारा कुछ, अब तो बंद। अभी चूंकि देखिए फर्स्ट वेव से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिला। सेकेंड वेव में हम लोग टोटली इंटरवेंशन के रूप में काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम हो रही है। और तो आपका आंख बता रहा है कि आंख थका हुआ सा है। नहीं, तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी हम लोगों ने फीडबैक ले रखा है। उसके लिए मतलब जो मतलब हम ये कह सकते हैं ना, हम ठोक के कह सकते हैं कि रिम्स आएंगे कोई लोग अगर इलाज कराने, बेहतर इलाज मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर इलाज है ही। इवन सुपर स्पेशलिटी जो 5th फ्लोर पे अलग से आईसीयू का वार्ड है, वहाँ पे आप देखेंगे जो भी आईसीयू बेड्स हैं या वेंटिलेटर बेड्स हैं, वो जाते वहाँ पे मैंने सीपीआर जिसको बोलते हैं सीपीआर देना, पेशेंट सेप्सिस की ओर जा रहा है तो सीपीआर बेस्ट वे से दिया जाता है। और अब चूंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन यदि पेशेंट्स का कर लेंगे, टाइमली रिफरल यदि होती है तो हम लाइफ उसका सेव करेंगे बिल्कुल। अब यदि लेट रिफरल ही होगी, कंडीशन यदि क्रिटिकल हो गई है तो उस केस में तो दिक्कत हो ही जाती है। तो अर्ली रिफरल टाइमली हो, यही। शुक्ला साहब, एक परेशानी लोगों के पास आ रहा है, जो परेशानी चूंकि हम फील्ड में रह के ये चीज़ों को समझे हैं, परखे हैं, तभी आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि 1 पॉइंट समाधान अभी सर इतने जितने लोग हैं ये 1 पॉइंट समाधान हम समझते हैं, इससे बड़ा समाधान झारखंड में नहीं हो सकता है। लोग परेशान होकर जब आ रहे हैं आपके पास तो उनको बेड नहीं मिल रही है, उनको तत्काल जो उनको उनको ले जाके उनको ऑक्सीजन देखना या पल्स मीटर ऑक्सीमीटर से चेक करना, उनका बीपी मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ जगह में तो मैं कल का जो दृश्य था वो आपको भी याद होगा, क्या है? नहीं, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप पिछली बार की फर्स्ट वेव की बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने ये एक टेस्टिमनी है इनफैक्ट कि किस तरह से ये पूरी मशीनरी बहुत ही कम समय में अपने आप को स्केल अप करके और एक्सपोनेंशियली अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकती है। इस बार भी वैसा ही प्रयास हो रहा है, वैसी ही चीज़ें की जा रही हैं। रिम्स में ये प्रयास है कि आने वाले 4 दिनों से 7 दिनों के अंदर उसको हम लोग 500 से 700 बेड तक कन्वर्ट करें। और ये भी प्रयास है कि जो भी हमारे उपलब्ध नॉर्मल बेड हैं उनको हम ऑक्सीजन बेड के रूप में कन्वर्ट करें, चाहे वो बी टाइप और डी टाइप सिलेंडर के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से हो। और आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव करेगी और रिलेटिवली जो क्राइसिस या बाकी सिचुएशन पोर्ट्रे किया जा रहा है वो हकीकत में वैसी स्थिति नहीं है। जी बता रहे थे जी, बस यही कि जो स्थिति सामने लाया जा रहा है वो स्थिति नहीं है, उस पर तुरंत सुधार पा लेंगे आप। देखिए भारती, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, दर्शक हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा पे बने रहेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके तमाम लोगों का जीवन का सवाल है। और मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि जब भी मुसीबत आ पड़ी है इस स्टेट के ऊपर, इस राज्य के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, न्यूज़ 11 जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है और हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा, यह मेरा दावा है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जनता को किस तरह से भयभीत किया जा रहा है और क्या झारखंड सरकार के पास उपलब्धता है इस गंभीर बीमारी से लड़ने का, स्ट्रेन 2 से लड़ने का। आपको मैं ये बता दूं, यूके स्ट्रेन है, ये खतरनाक स्ट्रेन है। आप तुरंत घर में रहें और जरूरत आवश्यकता ना पड़े तो आप घर से बाहर ना निकले। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अरे यार एक पान खा के आता हूं। भाई साहब, पान खाने ना जाएं चूंकि या कहीं बाहर अन्यत्र ना घूमे, चूंकि आपके परेशानी, जब आप कोविड पेशेंट होते हैं तो परेशानी इन लोगों की बढ़ जाती है। जाहिर तौर पे मीडिया वालों भी आपके ये संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। तो मैं आपको हिदायत करना चाहता हूं, आज ये वचन दिलाना चाहता हूं कि अनावश्यक काम से घर से ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर पहने। अभी आप बोलेंगे कि आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आपके लिए जहमत उठाता हूं मैं। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, पहले परिचय दीजिए अपनी।
मेरा नाम डॉक्टर राकेश दयाल, मैं राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी हूँ। हाँ। और कोरोना पे पूरी तौर से सरकार के साथ मिलकर और यहाँ की जो टीम है उसके साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग का काम आप देखते हैं, क्या स्थिति है टेस्टिंग का? टेस्टिंग को लेकर काफ़ी सारे भ्रांतियां हैं, टेस्टिंग को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या हम लोगों ने एक साल में कुछ सीखा नहीं? देखिए, अगर आप कोविड के पहले वेव पे जाएंगे, जब कोविड की शुरुआत पिछले मार्च महीने में हुई थी और हमें 31 मार्च 2020 में पहला केस मिला था, उस समय राज्य में सिर्फ 2 वायरोलॉजी लैब थे, जमशेदपुर एमजीएम में और रिम्स रांची में, और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 400 से 500 सैंपल्स पर डे की थी गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, और आज के दिन में हमारे पास 7 पब्लिक सेक्टर में लैब हैं, 6 मेडिकल कॉलेज में और 1 इटकी आरोग्यशाला में। और आज के दिन में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हर एक लैब में 1500 से 2000 सैंपल पर डे की है। तो लगभग 10 से 12,000 सैंपल हम अपने लैब में जांच कर सकते हैं प्रतिदिन। उसके अलावा ट्रूनेट मशीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं। एक समय था कि एक भी ट्रूनेट मशीन राज्य में नहीं था। आज के दिन में 200 ट्रूनेट मशीन फंक्शनल हैं विभिन्न जिलों में, और प्रत्येक ट्रूनेट मशीन से अगर 4 स्लॉट का मशीन है तो हम 40 से 50 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। तो 7 से 8,000 टेस्ट हम ट्रूनेट मशीन से कर सकते हैं। और साथ में नियमानुसार हम लोग ये भी काम करते हैं कि जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको आवश्यकता अनुसार सैंपल्स देते हैं, उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है और उनको सैंपल्स दिया जाता है। फिर ICMR का लैब है भुवनेश्वर में, जिससे टाई अप है, हम लोग उनको सैंपल्स भेजते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अभी आज के दिन में 35 से 40,000 सैंपल्स हम पर डे कर पा रहे हैं, जहां हमारी कैपेसिटी पिछले साल मात्र 500 सैंपल्स शुरुआत में थी। तो टेस्टिंग में सरकार ने के प्रयासों से काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि जब टेस्ट सैंपल्स की संख्या बढ़ती है तो 1, 2, 3, 24 से 72 घंटे रिजल्ट आने में लगते हैं। नहीं, कुछ लोगों का तो 7 दिन से रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे ही ऑफिस में एक PCR का बंदा है, तो 10 दिन से उसका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है। कारण क्या है? कहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं? क्यों हम लोग ये सब इतनी जब खर्च हो रही है तो हम लोग क्यों ये बातें, या झारखंड की जनता को क्यों सुख सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा कि भाई टेस्ट कराएं, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाए? देखिए, उसमें 2 बातें हैं। कभी कभी पोर्टल इशू होता है, डेटा उस पर नहीं जाता है, सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ता है और उनका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है। और पॉजिटिव जो सैंपल्स निकलते हैं उनको जिलों को तत्काल सूचना दी जाती है। नेगेटिव सैंपल्स की सूचना कभी कभी जो हमारे जिन्होंने टेस्ट दिया है उन तक नहीं पहुंच पाती है कि उनके सैंपल्स निगेटिव हैं। लेकिन इस पर भी हमारा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक संख्या में जिलों से कोऑर्डिनेट करते हैं, लैब से कोऑर्डिनेट करते हैं कि डेटा अपडेशन डेली हो एंड पोर्टल क्रैश करने की स्थिति में तुरंत बताएं, सो डैट कि हम लोग मैनुअल सूचना भी कम से कम लोगों को दे सकें। और क्या आवश्यकता है आपको? देखिए, अभी भी हम लोग टेस्टिंग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 3-4 जिलों में और लैब इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयासरत हैं। और ये भी बता देना चाहेंगे कि हमारे जो लैब्स कार्यरत हैं, पिछले साल अगर वो 1 मशीन से काम कर रहे थे तो आज 4 मशीन से काम कर रहे हैं, 5 मशीन से काम कर रहे हैं, जिससे कि संख्या में वृद्धि हुई है। तो सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो। चलिए, आप ये बताइए हमें, रांची में कहाँ कहाँ आपने अभी तक इस्टेब्लिश कर दिया है और किस जिला में आपने कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश कर दिया? बहुत सारे तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन रांची का याद हो सकता है। नहीं, जो पब्लिक सेक्टर के लैब हैं वो रिम्स रांची में हैं और इटकी आरोग्यशाला इटकी में है। उसके अलावा ट्रूनेट मशीन्स हैं जो डिफरेंट CHC में और सदर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। रिम्स में भी ट्रूनेट मशीन्स है जो काम कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे लैब्स हैं, तो जो नए 3 मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ हैं, और MGM जमशेदपुर में है एंड PMCH धनबाद में। और उसके अलावा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 200 मशीन्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रूनेट की, जो CSC स्तर पर भी जांच करके रिपोर्ट मुहैया कराती है। चलिए, हम ये कह सकते हैं कि आप भगवान भरोसे नहीं हैं, लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवेश जैसे, डॉक्टर देवेश साहब थोड़ा इधर आए, डॉक्टर देवेश साहब, ये शुक्ला जी डायरेक्टर साहब, ये तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, इससे आप ये कह सकते हैं कि हम भगवान भरोसे नहीं है। थोड़ा आपको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने सावधानी बरतना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो घर के सामाजिक दूरी है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। बेवजह आप पब्लिक के बीच घूमते रहेंगे, एक्सपोजर लेते रहेंगे तो भगवान भी शायद आपके साथ ना खड़ा हो। डॉक्टर देवेश, क्या क्या जरूरत है अभी पब्लिक को करने का?
अगेन देखिए, जैसा कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन किसी चीज़ का आंसर नहीं है, तो सरकार भी ये कर नहीं सकती है जी, आज मुख्य सचिव से हमारी बात हो रही थी, तो सख्ती करेंगे, वो सख्ती करेंगे। ये सख्ती जरूरी भी है, क्योंकि आप पान खाने पान के दुकानों में, चाय के दुकानों में गप्पे हो रहे हैं, बिना मास्क लगाए आप घूम रहे हैं, इनकी तो सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि लोग भोग रहे हैं, लोगों का परिजन मर रहे हैं। इस पे सख्ती होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, ये हम भी मानते हैं, राज्य सरकार भी मानती है। बिल्कुल लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, और लेकिन ये हर पब्लिक को समझना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को बचाए, जितना कम से कम घरों से बाहर निकलें, और यदि बाहर निकल रहे हैं तो एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बहुत ज़रूरी काम से आप यदि निकल रहे हैं। और सरकार ने जैसे कि बताया ही है कि यदि वर्क फ्रॉम होम है तो आप वर्क फ्रॉम होम पे रहिए, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ या सिर्फ मार्केट घूमने के लिए या बहुत ज़रूरी सामान नहीं है तो आप कृपया ना निकले अपने घर से ना नहीं निकले। जितना आप घर पे रहेंगे उतना अपने आप को बचा के रखेंगे, और ये वेव को थोड़ा सा फ्लैटनिंग करेंगे, ये कर्व को, ताकि आपकी हेल्थ सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना हो और बेड सबके लिए अवेलेबल हो जाए इस कोरोना काल में। और ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन की ट्रांसमिसिबिलिटी चल रही है उसको ये हेल्थ सिस्टम जो है वो सस्टेन कर सके। तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे, उसमें से 5 से 10% लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर करते हैं, तो इतनी बेड्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए शुक्ला साहब, मज़ेदार बात यह है कि कुछ धनाढ़ लोग हैं जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास खर्चा करने का है, जैसे कि आपका एमडी मेडिसिन के जो भाई साहब थे वो कह रहे थे, वो सीधे ये प्रेफर करते हैं कि मैं मेडिका चला जाऊं, मैं रिम्स पल्स चला जाऊं, मैं ऑर्चिड चला जाऊं, मैं और कई प्राइवेट अस्पताल पे चला जाऊं। क्या ये ज़रूरत है और क्या इस पर आप लोग नकेल लगा रहे हैं? ये ध्यान रखने की बात है कि मरीज जिसको भी क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, उनको मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये आवश्यकता पर आधारित हो, ऐसा ना हो कि केवल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, जबकि कोई सिम्टम नहीं है। और इस चीज़ के लिए विशेष करके राज्य स्तर से निर्देश भी दिए गए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये समझते हुए कि जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, डॉक्टर देवेश, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हम किसको कहेंगे? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हम किनको कहेंगे? एसिम्टोमेटिक केसेस उनको कहते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन वो इन्फेक्टिव हो सकते हैं और वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरसेस। तो उनमें नॉर्मली जो कोरोना के लक्षण हैं वो नहीं मिलेंगे, बट वो दूसरों को फैला सकते हैं। तो इसलिए एसिम्टोमेटिक केसेस जो हैं और कांटेक्ट में आए और उनकी टेस्ट पॉजिटिव हो गई है, या फिर माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्का फुल्का सोर थ्रोट हुआ और वो चला गया, तो वो ऐसे केसेस जो हैं माइल्ड सिम्टोमेटिक। या क्या इन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है? आप अस्पताल जा सकते हैं, ओपीडी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने एक बढ़िया सा कमरा बुक करा के एसी के नीचे सो के व्हाट्सएप के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक के लिए अभी बेड्स को ऑक्युपाई करना कहीं से कहीं तक मतलब सही नहीं है, और इसलिए वो जितना से जितना अपने आप को होम आइसोलेशन कर सके। एक कमरा चाहिए जहाँ पे एक हवादार कमरा हो और बाकी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, यही होम आइसोलेशन की। एसी ना चलाएं? नहीं, हाँ बिल्कुल, एसी नहीं, हवादार कमरा होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए कि ताकि वायरसेस जो हैं वो बाहर निकल रहा है। ऐसा ना हो कि वो बंद कमरे में कोई और घुसे और गलती से तो उसमें दूसरे को ट्रांसमिट हो सके। तो इसलिए अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें, और जितना आप होम आइसोलेशन में रखेंगे उतना कम अस्पताल के बेड, जो बहुत ज़रूरी बेड्स हैं जिससे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस। इसी विषय पे आपसे बात हो रही थी, क्या ये ज़रूरी है कि जैसे ही हम एक पॉजिटिव हुए, हमारे पास पैसे हैं तो हमने सोर्स पर भी लगा के, और उन्हीं लोगों से झारखंड तबाह है, उन्हीं लोगों से रांची तबाह है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इस चीज़ के भी चांसेस रहते हैं कि हॉस्पिटल में जाने पर हॉस्पिटल के जो अदर सुपर एडेड इन्फेक्शन है हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में, वो भी ऐसे व्यक्तियों को हो सकते हैं। तो इनफैक्ट होम आइसोलेशन बेटर है इन द सेंस कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट और फर्दर सुपर एडेड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। तो इसलिए राज्य सरकार के द्वारा और यहाँ तक कि भारत सरकार के द्वारा भी जो रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू हुई थी होम आइसोलेशन की, उसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में रहें, और उनकी मॉनिटरिंग हम लोग इंसिडेंट कमांडर्स और जो उस एरिया के कंसर्न हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके माध्यम से कर सकें, अपने कॉल सेंटर्स के माध्यम से कर सकें। तो इसके लिए प्रयास जारी है, और आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी हमारे असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, खास करके ऐसे लोग जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो वो होम आइसोलेशन को ही प्रेफर करें। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ले लेता हूं कि ये सवाल बहुत लाजमी है। जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हो गया और रात को उसे पता चलता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी तकलीफ हो रही है, या थ्रोट पे दर्द है, या नाक से पानी बह रहा है, या छींक है, कफ है, ये रात का वक्त है, वो व्यक्ति क्या करे? देखिए उस कंडीशन में देखिए अभी तो आप देख ही रहे कि केस एक्टिव केस काफ़ी है, 17,000 प्लस मेरा झारखंड में है। तो ये भी एक सुझाव हो सकता है कि यदि घर में टाइप बी सिलेंडर या टाइप डी सिलेंडर घर में रखते हैं, तो यदि उनको लग रहा है कि मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बेड्स की अवेलेबिलिटी है, और अचानक उनको फ़ोन भी कॉल किए, ये बेड्स नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट में भी, सेक्टर में भी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि पूरा फुल हो गया है मेरा, तो सदर अस्पताल में भी बेड्स कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा लिया। हाँ, सदर अस्पताल में ही बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन, हाइप्रो नजल करोना वाला भी ऑक्सीजन है और सिलेंडर वाला भी है, बी और डी टाइप दोनों, और रिम्स में भी अलग से ऑक्सीजन बेड 170 प्लस नेक्स्ट 48 आवर्स में और हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो रात में यदि उनको होता है तो पहले तो वो गर्म पानी से गार्गिल करना, डेली 1-1 घंटा पे गार्गिल करते रहे। मेरे घर में जो अन्य परिवार सदस्य रहते हैं उनको भी हम बोलेंगे कि एक ठो आयुष का एक ठो ये काढ़ा आता है, काढ़ा का नाम है अश्वत्था काढ़ा करके, उसको लगातार डेली 2 बार करके पिए। उससे भी चूँकि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून बूस्टर उसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि उस रात में कुछ इस तरह कंडीशन होती है तो डेफिनेटली है कि वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में अप्रोच करें, और नहीं तो यदि घर में उनकी सुविधा इस तरह से है कि नेबुलाइजर रखे हैं या पल्स ऑक्सीमीटर से देख लिए कि 90 से कम मेरा सेचुरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बी और डी टाइप सिलेंडर्स की एबिलिटी घर में ही रखना सुझाव एक रहेगा। और यदि क्रिटिकलिटी बढ़ती है तो डिफिनेटली है कि आप जितना फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हुआ तो वो घर पे भी खुद का इलाज कर सकता है। और बिल्कुल, और होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स का तो दिक्कत नहीं है, उनको तो हम सुझाव भी दिया है, और दिशा निर्देश में क्लियर कट लिखा हुआ है कि औषधि किट की भी सुविधा है उसमें, और प्लस उनकी यदि कंडीशंस डिटेक्ट करती है तब उस कंडीशन में 104 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि टेलीकॉलर्स उसको 2 बार सुबह और शाम मॉनिटर करते हैं कि कंडीशन क्या है हेल्थ का आपका। उसके लिए एक नोडल पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसकी भी हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्ला साहब, कितना बड़ा टास्क है ये आपके लिए और स्वास्थ्य सचिव के लिए या आपके इस झारखंड गवर्नमेंट के लिए कि एक तरफ कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और आपको हर एक व्यक्ति को मॉनिटरिंग करना है, और जिसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ एक समाचार लिख देगा। एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, और हम लोग इसके लिए तैयार भी हैं। हमारा बस एक ही प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, और उसके लिए जो भी समुचित प्रयास हम लोग कर सके हम अवश्य करेंगे। शुक्ला साहब, एक और सवाल ये है, लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि बेड कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है, तो क्यों नहीं आप चैनल्स के माध्यम से हो या हम आपके लिए निःशुल्क करने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताएं, रोज बताएं, मैं ग्राफिक्स के अंदर चलाऊंगा, ग्राफिक्स में हमेशा स्क्रीन में ब्लो करेगा कि भाई कहाँ पे आपके बेड खाली हैं, कहाँ बेड खाली नहीं है। मैं करूंगा, निःशुल्क करूंगा, उसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो बड़े बड़े स्क्रीन हमारे टंगे हुए हैं जिसपे लाखों लाख सरकार पैसा खर्च करती है, क्यों नहीं उस पर डिस्प्ले बोर्ड में हम टांगते हैं कि हमारे पास ये जगह पे बेड उपलब्ध है और कितने संख्या में है। ये पूर्व में ये स्थिति होती थी जब ये सूचना ससमय उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से प्रतिदिन प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेड की अवेलेबिलिटी और उसकी ऑक्यूपेंसी के स्टेटस को दिखलाया जा रहा है।
हम ये सूचना आपके माध्यम से भी सभी लोगों तक साझा करना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद। और दूसरा ये भी बताइए आप हमें कि कितने बेड बढ़ गई हैं और कहाँ और बेड आप बढ़ाने वाले? जमशेदपुर में क्या कर रहे हैं, धनबाद में क्या कर रहे हैं? चूंकि धनबाद का भी हालत बहुत खराब है, जमशेदपुर का भी हालत बहुत खराब है। धनबाद में ऑलरेडी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट्स और प्राइवेट और निजी हॉस्पिटल्स दोनों के मदद से बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही साथ स्ट्रेटजी है कि जो नॉर्मल बेड्स हैं उनको ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किया जाए। सिमिलरली जमशेदपुर में पूर्व में केवल TMH और टाटा मोटर्स लिमिटेड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ में अवेलेबल थी। अभी टिन प्लेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है उसको भी आइडेंटिफाई करके जोड़ा गया है। इसके साथ साथ कुछ हमारे अदर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे सिद्धगोड़ा प्रोफेशनल कॉलेज है, उनको भी आइडेंटिफाई करके यूज़ किया जा रहा है। कदमा प्रोफेशनल फ्लैट्स में जो कुछ प्लेसेस हैं उनको भी आइसोलेशन और CCC के रूप में यूज़ किया जा रहा है। रांची में भी इसी प्रकार से प्राथमिकता है कि रांची सदर हॉस्पिटल और साथ ही साथ रिम्स, इन दोनों की कैपेसिटी को प्रोग्रेसिव वे में पहले 1.5 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स और फिर आने वाले समय में 3 टाइम्स तक इम्प्रूव किया जाए, जो कि हम लोग जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी प्रयास है कि जो हमारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं खेलगांव में और जो हमारे पुनर्वास कॉलोनी में हैं उनको भी हम लोग यूज़ करें, शुरू में उनको नॉर्मल बेड के रूप में और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो उनको O2 बेड के रूप में। और इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी हायर किया जा रहा है ताकि मानव संसाधन या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी की वजह से किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए देवेश साहब, जाते जाते आपसे 1-2 सवाल और पूछ लेते हैं, चूंकि अब समय का भी पाबंदी है सारी चीज़ों को देखते हुए। क्या करें, क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल ना करें, घर में कैसे रहें, हॉस्पिटल जाएं तो कैसे रहें, क्या नेचुरल बिहेव करें, क्या मेंटल स्ट्रेंथ को और ग्रोथ करें, इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है अभी के समय में कि आपको मेंटली तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए मैं दोनों के लिए बोलूँगा। एक पहला फिज़िकल हेल्थ, तो मैंने जैसे बताया कि आपको अपना न्यूट्रिशन सही संतुलित रहना होगा, जिससे तो संतुलित में फल, सब्जियां, मांस मछली जो खाते हैं वो लोग, और रेगुलर रूप में खाते रहो। खूब सारा पानी पिएं। ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन में जितना आप पानी पिएंगे, उससे वायरीमिया जो है ब्लड के अंदर जो वायरसेस कह रहे उसको वो कम होता है। और दूसरा कि मेंटल हेल्थ, मैं ये मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। और जिनके घर में पॉजिटिव हुए हैं उनको और भी साहस की ज़रूरत पड़नी चाहिए। कोशिश है कि जितना भी हो सके घर पे रखें, घर पे ना हो तो फिर एडमिशन की जरूरत पड़े। लेकिन चलिए देवेश जी, चलिए हमारे साथ, मैं स्टूडियो को ये बता देना चाहता हूँ, एक ब्रेक लूंगा। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने आज फोन किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे ये साफ तौर पे बताया था कि मैं किसी भी कीमत में आपके पास आ जाऊंगा। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर से चल के हमारे साथ आ गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूं, आज हम ये तहकीकात करेंगे, आज ये हम पड़ताल करेंगे कि लोग जिस तरह से डरा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डर रहे हैं, इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे लड़ने की जरूरत है और मेंटल स्ट्रांग करके लड़ने की जरूरत है। फौरन एक ब्रेक से लौटता हूं।